तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एंड मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। तो आज मैं बता दूं कि जब से हम पढ़ा रहे थे वो बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। कुछ दिन आपका बेसिक केमिस्ट्री के लेक्चर चल रहे थे, पर लेकिन हमें बहुत दिन हो गए बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है साइंस में, विज्ञान में। चैप्टर नंबर फर्स्ट है, क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हम इसी चैप्टर को आज से स्टार्ट करेंगे और इसमें जानेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमें इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना क्या है, और मैं आपको बता दूं कि जो आज का लेक्चर रहेगा वो लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर फर्स्ट है, लेक्चर नंबर फर्स्ट है। और लेकिन जो पहले से चल रही थी वो बेसिक केमिस्ट्री चल रही थी, क्लास 10th की बेसिक केमिस्ट्री। तो आज के लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। आरटी आपकी कहती है, यदि आप ध्यान से देखिएगा, जब आप गर्मियों के टेम्परेचर पर, जब गर्मियों का तापमान हो, जब गर्मियां होती है, जब आप दूध को खुला छोड़ देते हो तो क्या हो जाता है। तो और आप जो तसले होते हैं, तसला या कुछ जो तवा होता है जिस पे जो रोटी बनती है, यदि तवे को यदि आप खुला छोड़ देते हो हमारे वायुमंडल में, तो कुछ समय बाद उस पे जो कुछ जंग सी आ जाती है। क्यों? तो ऐसे ही क्वेश्चनों का आंसर जानेंगे और ऐसे ही क्वेश्चनों का आंसर देता है आपका फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें पता पड़ेगा कि वहाँ पे कुछ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कुछ क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया। तो उनको ही जानेंगे वो रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। तो आज के लेक्चर में हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो क्यों हो रही है, और हमें कैसे पता पड़ेगा कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया को पता करने के लिए कुछ पॉइंट लिखवाते हैं हम कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो वहां हमें कैसे पता पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो फर्स्ट जो पॉइंट आता है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो कैसे कैसे पता चलेगा हमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या है हमारा पॉइंट, जो पहला पॉइंट है हैशटैग, वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कि हम कैसे पहचानेंगे कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट है, उसको ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट नंबर जो पॉइंट है वो क्या है, यदि वहां कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो वहां पे चेंज क्या क्या आना चाहिए। तो चेंज जो आता है, जो फर्स्ट नंबर पे चेंज आता है वो आता है तापमान पर, किसमें, टेम्परेचर में परिवर्तन। मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ताप में परिवर्तन। क्या लिख सकते हैं, तापमान में परिवर्तन। तो वहां पे सबसे पहले क्या परिवर्तन होगा, तापमान। वहां पे टेम्परेचर चेंज होता है तो वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और भी पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट को देखिएगा, तापमान के परिवर्तन के साथ साथ मान लीजिए आपके पास कोई सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, और वो लिक्विड में चेंज हो गया तो उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा। और प्लस जब वो सॉलिड था, वो वाटर आइस की फॉर्म में था, तब वो लिक्विड में चेंज हुआ तो उसकी क्या स्टेट भी तो चेंज हो गई, अवस्था। तो हम सेकंड कह सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन। क्या है, अवस्था में परिवर्तन। क्या है, अवस्था में परिवर्तन। और जो अगला पॉइंट है उसको ध्यान से देखिएगा, थर्ड नंबर पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। वहां पे जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, गैस का उत्सर्जन या निकाय, मतलब या तो गैस एब्जॉर्ब हो सकती है, या कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, या तो वहां से हीट निकल सकती है, या रासायनिक अभिक्रिया के लिए हीट की जरूरत पड़ती है। तो हम कह सकते हैं इसका निकाय एवं उत्सर्जन। क्या कह सकते हैं, गैस का निकाय तथा उत्सर्जन, ये आपका थर्ड पॉइंट है। और जो एक पॉइंट और है जो आपकी एनसीईआरटी बताती है, वो कौन सा पॉइंट है, उसको भी लिखते हैं 4 पॉइंट। ये रासायनिक अभिक्रिया की केमिकल रिएक्शन की पहचान है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, जब रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी, क्या कहा मैंने, जब रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी तो वहां पे क्या में चेंज हो रहा है, तापमान में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन। और एक जो पॉइंट है रंग,
उसका कलर भी चेंज होता है। क्या चेंज होता है? कलर। तो हम कह सकते हैं रंग में परिवर्तन। अगला पॉइंट क्या है? रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, यदि वहां पे ये चारों चीज हो रही हैं तो इसका मतलब वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। तो हम कह सकते हैं, यदि हमने ये चार पॉइंट या कुछ पॉइंट लगा लिए तो वहां पे कह सकते हैं कि वहां पे ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे हुई और रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जानना है हमें। मान लीजिए आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसके बारे में कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई NaOH है। क्या है ये? NaOH। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस, और ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया HCl। ये क्या है? एक एसिड है। ठीक है। अब आपने देखा होगा जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? NaCl क्या होता है? NaCl प्लस H और एक H, 2 H और O, तो यहां से निकलता है H2O। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है और मैं इसका आंसर भी बताऊंगा अभी, तो ध्यान से देखना। जब NaOH HCl के साथ रिएक्शन करता है तो NaCl प्लस H2O बनाता है। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर होगा। पर लेकिन मैं आपसे पूछूं कि रिएक्शन हुई क्या? ये रिएक्शन तो हुई है। पहले देखिए यहाँ तो कोई वाटर भी नहीं था, यहाँ पे तो कोई लिक्विड फॉर्म में आ गया। ये NaCl तो नमक होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ये तो दोनों कौन सी फॉर्म में थे? ये तो लिक्विड फॉर्म में थे। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज हुआ होगा, रंग में भी परिवर्तन आया होगा और गैस का भी और अवस्था में भी, मतलब यहाँ पे सभी परिवर्तन हुए हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। बट मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हमें केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले हमारा जो क्लियर होना चाहिए वो हमारा वाई क्लियर होना चाहिए कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो क्यों हुई है। मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्यों होती है, सबसे पहला क्वेश्चन। और इसका आंसर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। और मैं आपको बता दूं, मैं किसी बोर्ड के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा कि आपको बोर्ड में नंबर लाने में उस हिसाब से नहीं पढ़ा रहा। मेरा केवल टारगेट है आपको कुछ जानना है, आपके वाई क्लियर होना चाहिए। यदि आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको जानना चाहिए वो चीज हो रही है तो क्यों, उसका क्यों का आंसर जानना है। तो फर्स्ट नंबर पे जो क्वेश्चन आता है कि ये NaOH HCl के साथ रिएक्शन करता है तो NaCl H2O बनाता है। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है। अभी हमारा मतलब है कि रिएक्शन हुई तो क्यों हुई, रिएक्शन हुई तो क्यों। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब NaOH HCl के साथ रिएक्शन करता है तो NaCl प्लस H2O बनाता है, तो ये रिएक्शन हुई तो क्यों हुई। इस क्यों का आंसर थोड़ा जानिएगा। इस क्यों का आंसर जानने के लिए इस फॉर्मूले को देखिएगा। ये फॉर्मूला है स्टेबिलिटी, BILITY। स्टेबिलिटी इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है किसके? एनर्जी के, ENERGY। तो ये जो लिखा है स्टेबिलिटी इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। तो इसका मतलब क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं स्थायित्व। स्थायित्व का मतलब स्थायी रहना। जैसे बात की जाए स्थायित्व का मतलब क्या है, जैसे मैं स्थायी कब होऊंगा, मैंने कहा कि मेरी अभी इस टाइम स्टेबिलिटी कम है। तो हमारे जो ह्यूमन नेचर में, मतलब हमारे जो इंसान की प्रकृति में जो स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व कौन लाता है? पैसा। यदि हमारे लिए पैसा होगा तो हम स्टेबल है, स्थायित्व है। यदि आपके पास पैसे की कमी है तो आप स्थायित्व नहीं हो। बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको स्टेबिलिटी मिलती है। जैसे आपके ह्यूमन नेचर में तो जो स्थायित्व लाता है स्टेबिलिटी, इस टाइम पे ज्यादातर पैसा स्टेबिलिटी लाता है। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये रिएक्शन हुई तो हम कह सकते हैं ये रिएक्शन हुई होगी तो क्यों हुई होगी। पहले इसका मतलब जानते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। इसको क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। अब इसका मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यदि कहीं स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्या कहा मैंने? यदि कहीं स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो वहां पे एनर्जी कैसी होगी? कम। मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा है उसके। स्टेबिलिटी ज्यादा, स्थायित्व ज्यादा तो एनर्जी कम। यदि एनर्जी ज्यादा होगी, अब मैंने पहले एनर्जी कम थी तो स्थायित्व ज्यादा था, अब मैंने एनर्जी को बढ़ा दिया तो स्थायित्व कैसा हो जाएगा? कम। ये इसका इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। यदि कहीं स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, और यदि स्टेबिलिटी कम होगी तो वहां पे एनर्जी ज्यादा हुई होगी। तो अभी हम इस रिएक्शन में लगाते हैं, ये रिएक्शन हुई है, ये NaOH HCl के साथ रिएक्ट करके NaCl प्लस H2O बनाया है। तो क्यों बनाया होगा? उसने बनाया होगा
कि इसीलिए क्योंकि इसके अपेक्षा ये ज्यादा स्टेबल है। क्या कहा मैंने कि इसके अपेक्षा ये जो है वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये रिएक्शन हुई है, नहीं तो अन्यथा रिएक्शन नहीं होती। इससे ज्यादा ये स्टेबल है, स्थायित्व है, तो हम कह सकते हैं ये ज्यादा स्थायित्व है। इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, ज्यादा है, और इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, कम। बट स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो हम कह सकते हैं यदि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसकी एनर्जी, क्या कह रहा हूं मैं, इसकी एनर्जी कैसी होगी, कम। स्टेबिलिटी तभी ज्यादा होगी तब उसकी एनर्जी कम होगी। तो हम कह सकते हैं इसकी पहले जब ये था तो इसकी एनर्जी कैसी हुई होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा हुई होगी। एनर्जी ज्यादा तो मतलब स्टेबिलिटी कम, तो पहले स्टेबल कम था, अब ज्यादा स्टेबल है। अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा, मैंने कह दिया एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, तो यहाँ पे पहले स्टेबिलिटी पहले कम कैसी होगी, कम। इसका मतलब क्या है, ज्यादा, इसका मतलब है कम। स्टेबिलिटी एरो का मतलब है ज्यादा और एनर्जी का मतलब है कम। आपके अब समझ में आ गया होगा कि यदि कोई रिएक्शन होती है, कोई अभिक्रिया होती है तो क्यों होती है। यदि आपसे कोई पूछे कि आपके सामने किसी ने कोई भी रिएक्शन लिख दी तो आप उससे कहना, यदि कोई पूछता है आपसे कि ये रिएक्शन हुई तो क्यों हुई, तो आपसे कहना कि ये जो हिस्सा है इसकी एनर्जी पहले ज्यादा हुई होगी और फिर इसकी एनर्जी कम हो गई। जब इसकी एनर्जी कम हो गई तो हमें पता है कि स्टेबिलिटी इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। यदि इसकी एनर्जी कम हो गई तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और इसकी एनर्जी पहले ज्यादा थी और स्टेबिलिटी कम थी, इसीलिए ये रिएक्शन हुई। क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होगी तो वहां रिएक्शन जल्दी से जल्दी होगी। इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, ज्यादा, किससे, इससे, इसलिए तो रिएक्शन हुई। यदि आपसे कभी कोई पूछता है कि रिएक्शन होती क्यों, तो आप कहना स्टेबिलिटी, वहां रिएक्शन हो गई तो वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा हुई होगी। यदि वो अपने आप होती है तो वहां कह सकते हैं स्टेबिलिटी पर, लेकिन यदि जबरदस्ती करवाते हैं तो वो थोड़ी अलग कहानी है, वो थोड़ी अलग कहानी है। आपके अब समझ में आ गया होगा कि मैंने जो बताया है कि स्टेबिलिटी और ये रिएक्शन होती है क्यों होती है, और ये वाले पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। और हम कल से स्टार्ट करेंगे कि अब इतना जो मैंने बताया है, अब करेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया होती है कि रासायनिक अभिक्रिया को थोड़ा सिखाएंगे, और टाइप ऑफ रिएक्शन उनके बारे में भी बताएंगे कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, और बैलेंस करना, जो रासायनिक समीकरण दिए होते हैं उनको संतुलित करना, सभी बताएंगे। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हमने इतनी बात की है, और कल का लेक्चर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, तो कल के लेक्चर को अवश्य देखना। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।